नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी लूप चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में एडुटेरिया पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, जो कि देखिए एनसीईआरटी फाउंडेशन टेस्ट सीरीज है। और ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें एनसीईआरटी का हिस्ट्री का है, आपका क्लास 8 का और क्लास 9 के पूरे 80 प्रश्न है। कितने? पूरे 80 प्रश्न है। और इसमें करेंट अफेयर से रिलेटेड आपके 20 प्रश्न हैं, जो कि 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक के बीच के हैं। यानी कि कुल आपके 100 प्रश्न हैं और कुल मार्क कितना है? टोटल मार्क्स 100 है और टोटल टाइमिंग इसका 90 मिनट दिए हुए हैं। तो ये जो टेस्ट फॉर्मेट है आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री के, क्लास 8 के और 9 के सेक्शन 1 का आपका ये टेस्ट फॉर्मेट है। तो चलिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यानी महत्वपूर्ण अनुदेश दिए गए हैं। कुल इसमें प्रश्नों की संख्या 100 है। कुल सभी जो है प्रश्नों के अंक समान है और नकारात्मक अंकों का प्रावधान नहीं है। और ये देखिए हमारा जो फुल टेस्ट सीरीज नंबर 2 है दोस्तों, इसके पहले हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 1 इसके पिछले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज नंबर 1 चाहिए, जिसमें आपको क्लास 6 और 7 के सभी 80 प्रश्न होंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री के, तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको ये वीडियो अवेलेबल है। तो चलिए हम लोग इसमें हिंदी के प्रश्न है और इसमें इंग्लिश के भी प्रश्न है। देखिए हिंदी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं और ये इंग्लिश के भी प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो जिनको हिंदी में बनाने में आसानी होगी वो हिंदी में प्रश्न को बनाएंगे, और जिनको इंग्लिश में बनाने में आसानी होगी वो इंग्लिश में बनाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए ये टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 2 का जो है क्लास 8 और 9 के इतिहास के प्रश्न से जो संबंधित है। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हमारा पहला कथन है, भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल के बांटते देखते हैं। यानी कि यह करेक्ट स्टेटमेंट है। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में इसे बांट कर देखते हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम से आई है, यानी वेस्ट से आई है। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो इतिहास के संबंध में वो सही कथन है। आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है? तो स्वतंत्रता सम्मिलित है, समानता सम्मिलित है और लोकतंत्र, तीनों सम्मिलित है। लेकिन समन्वय व्यवस्था या आधुनिक समाज की विशेषता में सम्मिलित नहीं है, यानी केवल 1, 2 और 4 होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा था? तो वो सौंपे थे जेम्स रेनेले को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1929 के आर्थिक महामंदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकवाली के कारण आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई, यह सही है। अमेरिकी महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा, यह भी करेक्ट स्टेटमेंट है। यानी सत्य कथन 1 और 2 दोनों है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था? तो वो कारण था कम वेतन और खराब भोजन दोनों, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह जफर के बेटों को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो किए थे कैप्टन हडसन ने बहादुर शाह जफर के बेटों को गिरफ्तार। वाणिज्यिक कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो पहला कथन है, वाणिज्य कंपनियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था, यह करेक्ट स्टेटमेंट है। वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें उच्च कीमतों पर बेचती थी, यह भी सही कथन है। यानी कि 1 और 2 दोनों होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण था फरमान का दुरुपयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपका सत्य कथन का चयन करना है। तो 1756 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया, यह आपका गलत स्टेटमेंट है। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था, यह सही है। सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, यह भी करेक्ट स्टेटमेंट है। यानी 2 सही है और 3 सही है और 1 गलत है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिराजुद्दौला के हार का सर्व प्रमुख कारण क्या था? तो इसका सर्व प्रमुख कारण था सेनापति मीर जाफर की धोखेबाजी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था। नहीं दोस्तों, ये गलत स्टेटमेंट है। ये सही स्टेटमेंट है दोस्तों। कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला। सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बन गया। ये आपका गलत स्टेटमेंट है। तो इसमें देखिए असत्य कथन का चयन करना है। तो असत्य कथन कौन है? केवल दूसरा असत्य कथन है, ये तो सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? उस समय था मीर जाफर बंगाल का नवाब। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुई, यह गलत कथन है। बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजीदारी अधिकारी दे दिए, ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो ना ही एक सही है और ना ही दो सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए सभी इंग्लिश वाले प्रश्न हैं, इंग्लिश को आप पॉज करके इस प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था, यह सही है। सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा प्रदान दी जाती थी, यह सही कथन है। सुरक्षा की निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी, यह भी सहायक संधि के संदर्भ में सही कथन है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1, 2 और 3 सही सत्य कथन है। हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिप्पू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन से कदम उठाए हैं? तो चलिए ये आपका ये स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है और सत्य कथन का चयन करना है। तो 1786 में टिप्पू सुल्तान ने अपनी रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची की निर्यात पर रोक लगा दी, यह सही है। और उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किया, यह भी सही है। फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, उनकी मदद से सेना का आधुनिकीकरण नहीं किया था दोस्तों, यानी यह ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। केवल 1 और 2 जो सत्य कथन है, बाकी आपका 3 असत्य कथन है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1799 में टीपू के हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया, यह सही है। वोडियार राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी गई, यह भी कथन सत्य है। मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई, यह भी कथन सत्य है, यानी 1, 2 और 3 तीनों सत्य कथन है। सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी? यह की गई थी लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रानी चेन्नम्मा के संबंध में, तो इनका संबंध कर्नाटक से, यह सही है। रानी चेन्नम्मा अंग्रेज के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासका थी, यह गलत स्टेटमेंट है। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया और 1829 में जेल में ही मृत्यु हो गई, यह ट्रू स्टेटमेंट है, यानी 1 सही है और 3 सही है। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया? तो 1843 में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहायक संधि के संबंध में मिलान करें। एक तरफ है रियासतें, एक तरफ है वर्ष। तो चलिए सतारा जो हुआ 1848 में। नेक्स्ट है संबलपुर जो हुआ वो 1850 में। उदयपुर जो हुआ आपका 1852 में। और नागपुर हुआ 1853 में, यानी कि आपका 1 का बी हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा और आपका 3 का डी हो जाएगा और 4 का आपका सी हो जाएगा। तो बी ए डी सी किस में है दोस्तों? बी ए डी सी ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवध के अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंग्रेज ने अवध की जनता को कुशासन से आज़ाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण किया, यह आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। अब जनता अवध के नवाब से परेशान थी तथा उन्हें अधिग्रहण का विरोध बड़े स्तर पर नहीं किया, यह गलत स्टेटमेंट है दोस्तों। तो सत्य कथन केवल 1 है और 2 है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था पर निम्नलिखित विशेषताएं थी। हर जिले में 2 अदालतें बनाई गई, एक फौजदारी और एक दीवानी। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जिसमें यूरोपीय पत्ती पर दीवानी कार्य किए जाते थे। ये गलत है दोस्तों, यूरोपीय जिला कलेक्टर नहीं होते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वो भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। ये सही स्टेटमेंट है, यानी 1 और 3 जो है कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 24 प्रश्न तो हो गए। 24वां प्रश्न हमारा, वारन हेस्टिंग पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग लगाया था? तो है एडमंड बर्क ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जिस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय थे लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए पहला कथन है हमारा, अस्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ करने कंपनी को मिला, मगर बाद में उन्हें जमींदारी की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुए। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। अस्थायी बंदोबस्त की रकम ज़्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जमीनी दारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन ली गई। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। किसानों के लिए व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई, क्योंकि लगान की रकम बहुत ज़्यादा थी और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपको असत कथन चुनना है, 3 में से कोई भी असत कथन नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। महलवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वो थे लॉर्ड हेस्टिंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। महलवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है, अलेक्जेंडर रीड ने इसे पहली बार लागू किया। ये गलत है। यह व्यवस्था महाल जो गांव का समूह था उसे से की जाती थी। यह करेक्ट स्टेटमेंट है। भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय की जाती थी, जिसको चुकता करने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से महाल की होती थी। यह आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर होगा। केवल 2, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया। यह सही है। भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारों से न करके सीधे रैयतों से किया। ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सत्य कथन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ? तो वो हुआ 1859 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे? वो थे बैगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े। तो आदिवासियों मुखिया से उनका मालिकाना हक और शासकीय शक्तियाँ छीन ली गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियम को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। ये आपका गलत है। नेक्स्ट है, घुमंतु काश्तकारों को एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया जाने लगा। यह आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। जिस असत्य जो इसमें सत्य कथन का चयन करना है, तो केवल 2 हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदिवासी विद्रोह तथा उनके घटित होने वाले वर्षों का मिलान करें। एक तरफ आदिवासी विद्रोह, एक तरफ है वर्ष। तो चलिए, हमारा संथाल विद्रोह हुआ जो कि 1855 में ही हुआ। कोल विद्रोह हुआ 1831 में हुआ। वर्ली विद्रोह हुआ 1940 में हुआ और बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ। तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा आपका ए, और 2 का हो जाएगा बी, 3 का हो जाएगा डी और 4 का हो जाएगा सी। ए बी डी सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बिरसा मुंडा जो है समाज सुधार के पक्षधर थे। सही है। वे एक स्थान पर टिककर खेती करने, समूह में रहने और मदिरापान से युवाओं को दूर रहने की सलाह दी। उनके जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता पर, दया पर जोर देते थे। तो ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही होगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? उस गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए
निम्न में से कौन से कदम उठाए गए? तो 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को जमीन और संपत्ति जुटाने की छूट दे दी। यह सही स्टेटमेंट है। 1850 में एक नया कानून बनाया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय संपत्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर पहले जैसा अधिकार मिलेगा। तो ये सत्य कथन 1 और 2 दोनों है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई? तो दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बागी और उनसे संबंधित क्षेत्रों का मिलान करें। एक तरफ बागी है, एक तरफ आपके वर्ष हैं। तो चलिए, नाना साहब का संबंध था लखनऊ नहीं कानपुर से था, और बिरजिस कदर का संबंध था लखनऊ से। रानी अवंतीबाई लोधी का संबंध था राजगढ़ से, और लक्ष्मीबाई का था झांसी से। तो आपका 1 का बी हो जाएगा, 2 का ए, 3 का सी और 4 का डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्रोहियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रंगून के एक जेल में भेज दिया गया, जहां 1861 में उनकी मृत्यु हो गई। तो इसका फॉल्स है दोस्तों। नेक्स्ट 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। यह करेक्ट स्टेटमेंट है। तात्या तोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते रहते। ये भी सही स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। विद्रोहियों के संबंध में ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए एवं एक परिषद का गठन किया जिसमें इंडियन काउंसिल कहा गया। यह सही स्टेटमेंट है। डलहौजी के व्यापक के सिद्धांत को त्याग दिया गया और स्थानीय शासकों को दत्तक पुत्रों की सौता सौंपने की छूट दी गई। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करने का फैसला लिया। ये भी सही स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो क्या विलियम जोन्स ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। मैकले के मिनट्स के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियमित पारित किया गया? तो है 1835 में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1854 के वुड्स डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपका कौन सा सत्य कथन है? तो ये 1, 2 और 3 तीनों सत्य कथन दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। यह सही है। उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उसे अपना मानसिक सामाजिक परिवेश से काट देगी। ये भी सही है। और पढ़ने लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। ये भी सही है, यानी 1, 2, 3 तीनों सही होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो इनके तीनों कथन सत्य हैं दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 1, 2, 3 तीनों सत्य कथन है, ट्रू स्टेटमेंट है। राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है हमारा, उन्होंने कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। यह सही है। नेक्स्ट, राजा राम पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे। तो यह भी सही है दोस्तों। राजा राम मोहन राय ने विधवा महिला के समर्थन में विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनाने की मांग की। तो ये नहीं होगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 और 2 जो है राजा राम मोहन राय के संबंध में संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल की प्रारंभ की? वह राजा राम मोहन राय। विधवा विवाह का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया? वह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों एवं उनके क्षेत्र का मिलान करें। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो उनका जो है आपका कोलकाता से संबंधित है। और ज्योतिराव फूले हुए महाराष्ट्र से। आर्य समाज का संबंध है पंजाब से। और भोपाल की बेगम का संबंध है अलीगढ़ से।
यानी 1 का बी, 2 का आपका ए हो जाएगा, 3 का आपका सी और 4 का आपका डी, यानी ऑप्शन नंबर बी डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब की प्रकाशित की है, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपका? ये सही है। पंडित रामाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थित लगभग सभी जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी, ये आपका सही स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर ए ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा केवल 1। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो किया गया 1929 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाति उन्मूलन के लिए काम करने वाले परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1840 ईस्वी में हुआ दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जातीय सुधार आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए, निम्नलिखित कथन है आपका। सतनामी आंदोलन की शुरुआत जो है गुरु घासीदास ने पश्चिम भारत में की, यह गलत है। पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर के मथुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया, यह सही है, यानी केवल 2 आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। ओरू जाति, ओरू मतम, ओरू दवम, मनुष्यानु मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, यह किसका कथन है? यह कथन है श्री नारायण गुरु का। गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा राव फुले ने किस वर्ष की थी? इसकी रचना की 1873 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 1867 ईस्वी में। भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो पारित किया गया 1878 ईस्वी में। इल्बर्ट बिल लागू करने का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया, ये सही है, और ये आपका गलत स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो ये कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में तीनों कथन सही हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसकी मांग सर्वप्रथम गर्मपंथियों ने की, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने इस बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया? तो इसके पीछे तर्क देने का कारण था प्रशासनिक सुविधा के लिए। 1917 में घटित रूसित क्रांति से प्रमुख रूप से कौन से विचार निकलकर संपूर्ण विश्व में फैले? तो विचार था आपका समाजवाद का विचार, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कारण थे, और सत्य कथन का चयन करें तो ये तीनों निम्नलिखित कारण थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपका 1 और 2 दोनों कथन आपका सत्य है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असहयोग आंदोलन के संबंध में तो सत्य कथन का चयन करने, तो ये भी तीनों आपका जो है असहयोग आंदोलन के संबंध में सत्य कथन है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की सहायता से गुरुग्राम में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाना। 1929 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इनका कथन पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो न यही सत्य है दोस्तों, ना ही यही सत्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जो कि हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। ना 1 है ना ही 2 है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो उनके संबंध में यही है दोस्तों कि केवल 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 दोस्तों, एक आपका गलत स्टेटमेंट है। भगत सिंह के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो 1924 को दिल्ली स्थित फिरोजा शाह कोटला मैदान में हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, यह गलत स्टेटमेंट है,
बाकी 2 और 3 तीनों सत्य कथन है भगत सिंह के संबंध में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए, पहला और दूसरा कथन आपका दोनों सत्य हैं दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? तो उस वर्ष का नाम है 1940, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे समाजवादी विचार वाले नेता थे, ठीक। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। तो 73 का आपका दोनों जो है ऑप्शन सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 16 अगस्त 1946 को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोंतेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका चलिए 75वां का निम्नलिखित कथन क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सत्य है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस की नेशनल असेंबली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 1 और 2 दोनों सत्य है। बाकी आपका 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार था, यह गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रगान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह फ्रांस के राष्ट्रगान का नाम है मार्सिले। ये सत्य है। यह गीत परिवार स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूल्चे करते हुए गाया था, गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करें। तो 1, 2 और 3 तीनों आपका सत्य कथन है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खूनी रविवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है खूनी रविवार? तो ये जो है आपका मजदूर कार्य अवधि घटाकर 6 घंटे करने, वेतन वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार करने की मांग कर रहे हैं, ये सही है। बाकी आपका पहला गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई है? तो उस योजना का नाम है डॉप्स योजना, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 81 से आपका सभी रीजनिंग वाले प्रश्न, यहाँ से आपके 81 से करंट अफेयर्स का प्रश्न स्टार्ट होते हैं 20 प्रश्नों तक आपके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में नैतिक प्रथाओं और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना है, यह सत्य कथन है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बायो इमेजिंग बैंक का प्राथमिक उद्देश्य है? तो इनका प्राथमिक उद्देश्य है अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली जैविक छवियों को संग्रहित और साझा करना। ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कौन सा कथन सही है? तो ये जो सही कथन है, इसका उद्देश्य है पारंपरिक विमानों और मिसाइलों के खिलाफ हवाई सुरक्षा प्रदान करना, यानी केवल 2 ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से सही है उस पर टिक लगाएं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) हिट एंड रन मामलों में अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 84 का, वो केवल 1 होगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनाज का भारत का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो है आपका चावल का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा निर्यातक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए, आपका जो सबसे सही कथन है वो है विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान PM गरीब कल्याण अन्न योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना पर फोकस किया जा रहा है, यानी केवल 2 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी।
भारत में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने कथन सत्य हैं, सही हैं? तो चलिए, इनमें से कोई भी कथन आपका जो है सत्य नहीं है दोस्तों, सभी फॉल्स कथन है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय देशों के बीच कानूनी विवादों को निपटाने और संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विशेष एजेंसी द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय देने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। विमानन में उड़ान ड्यूटी समय सीमा FDTL का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है चालक दल के सदस्य के ड्यूटी पर रहने के कुल समय को सीमित करने के लिए, जिसमें उड़ान और गैर उड़ान दोनों कर्तव्य शामिल है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य में ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? वो है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लेगा? तो वो है शेख हसीना। भारत के पहले डाक स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो मिला है पेंच टाइगर रिजर्व को, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दूरदर्शन अधिनियम 23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए, आपका पहला कथन और दूसरा कथन दोनों सही कथन दोस्तों, तीसरा गलत कथन है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका केवल 1 है और केवल 3 है, बाकी आपका 2 गलत है स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया GFAI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से जो है दोस्तों 1 और 2 और 3 तीनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार करें, इसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता, किसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है? आदर्श विकास तापमान 18 से 30 डिग्री सेल्सियस के भीतर सीमा के भीतर आ जाता है दोस्तों। ये सभी जो है आपका जो है ये कथन है किस फसल के लिए होता है? वो होता है आपका दाल के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 97वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 97वां प्रश्न जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कौन से कथन सत्य हैं? तो ऑप्शन नंबर वो ए आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट है केवल ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी का जो बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट है किसके द्वारा संचालित की जा रही है? वो किया जा रहा है ONGC के द्वारा। प्रधानमंत्री PM मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया? वो है नासिक स्टेट। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया जाएगा दोस्तों। तो हम लोग इसमें पूरे 100 प्रश्न देखे, जो कि 80 के आपके प्रश्न जो कि NCERT हिस्ट्री से संबंधित थे और 20 आपके करेंट अफेयर्स के संबंधित थे। तो हिस्ट्री वाले का आपका क्या था, क्लास 8 के थे और 9th के सेक्शन 1 के प्रश्न थे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।